नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। इस शो का आइडिया है कि देश भर में जो महिला अब शेयर बाजार में पार्टिसिपेट कर रही, एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रही, उनकी मदद करी जाए। भाई दिक्कत आती है जब आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, कई बार दिक्कत नहीं आ रही होती, तेजी हो रही तो कॉल लेना मुश्किल होता है कि मुनाफा बांध लिया जाए, बने रहा जाए। क्या करना चाहिए आप अपने उस इन्वेस्टमेंट के साथ, उस क्वेरी, उस उलझन को सुलझाने का ये एक जरिया है। सास, बहू और सेंसेक्स। देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट जुड़ते हैं हमारे साथ, हमारी मदद करते हैं, हमारी आपकी मदद करते हैं। एनईवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बहेती साहब पुणे से आज जुड़ते हुए। बहेती साहब, गुड आफ्टरनून। बहेती साहब, लंच हो गया? गुड आफ्टरनून आशीष जी। यस जी आशीष जी। लंच कर लिया? हेलो बहेती साहब, लंच कर लिया? मैं पूछ रहा था कि आपने। हेलो जी आशीष जी, हो गया। जल्दी कर लेते हो आप क्या? ब्रंच होता है क्या आपके केस में? जी आशीष जी, आई थिंक 10-11 के बीच में लंच और ब्रंच हो जाता है। 10-11 पे खा लेते हो? फिर डिनर का इंतजार करते हो कि बीच में फिर से कुछ खाते हो? आशीष जी, क्या सुबह 7 बजे से ऑफिस आए हुए रहते तो भूख लग जाता है मतलब। सुनो डायरेक्टर साहब, मुझे भी ये 5:30 बजे सुबह बुलाते हैं, पूछते नहीं खाने के लिए यहाँ पे। अच्छा, तरह तरह के तरीके रीच आउट करने का रखिए स्क्रीन पे। मैं कह रहा था क्वेरी सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म, फिर उसके लिए हम और आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। आपका अकाउंट नहीं है, हस्बैंड का, ब्रदर का अकाउंट, जैसे भी हो रीच आउट करिए। इंस्टाग्राम, थ्रेड और वो ट्विटर आईडी स्क्रीन पर आए। अगर किसी और के अकाउंट से, कई लोग करते हैं, हस्बैंड के अकाउंट से आता है, ब्रदर के अकाउंट से आता है, प्लीज उस केस में नाम लिखिए ताकि मुझे पता रहे कि ऐसे लगता है किसी मेल के अकाउंट से आया तो मैं उस पर रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि सास बहू सेंसेक्स में मैं इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। पर आपने अगर उस ट्वीट में उसमें लिखा हुआ है कि मेरा नाम ये है, तो मुझे पता है किसी महिला ने क्वेरी उठाई है, तो मैं आपके पास पहुंच पाता हूं। खैर, मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। 1/3% का हल्का दबाव कह लीजिए, क्योंकि 3 बैक टू बैक बहुत स्ट्रॉन्ग सेशंस हमने एंजॉय करे। हमने वेडनेसडे के लोज से ऑलमोस्ट 450 पॉइंट, 450 पॉइंट निफ्टी में उछाल ऑलरेडी आता हुआ देखा है। वो थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद मंडे कल का ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहा। आज थोड़े से ग्लोबल समीकरण ऐसे थे, दिख रहा था सुबह कंसोलिडेशन का मूड होगा, तो लार्जली कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में थोड़ा सा वीकनेस का तड़का ऐड हो गया है, क्योंकि निफ्टी अब 1/3% दबाव में है, और उस दबाव के पीछे कारण है निफ्टी बैंक, जो चल के नहीं दे रहा है। उसकी अंडर परफॉर्मेंस स्टार्क है। ये जो कट निफ्टी पे आया है, निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा, निफ्टी बैंक ने लीड करा है। 3/4% दबाव के साथ निफ्टी बैंक इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाता हूं, कैसे कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक चल के नहीं दे रहे हैं। आज दबाव गहराता हुआ नजर आएगा। यह है निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट। ये देखिए बैंक्स, दोनों दिग्गज प्राइवेट बैंक्स आपकी स्क्रीन पे तगड़ा प्रेशर इस समय बनाते हुए। बैती साहब, ये निफ्टी बैंक माजरा क्या है, प्रॉब्लम क्या है इनके साथ? खैर, आज एक बात ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स जो है, उसकी एक्सपायरी, और उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असल में यही दोनों है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। बैती साहब, क्या मामला है, क्यों इस तरह का दबाव, बैंक क्यों सता रहे हैं, और मार्केट्स पे आप लोग का व्यू क्या बन रहा है एनएवी में? जी आशीष जी, क्रूशियल लेवल्स पे था आज निफ्टी बैंक, और जिस पोजीशन पे था वहां पे मेक और ब्रेक लेवल था। सैडली ये ब्रेक लेवल पे की तरफ, नीचे की तरफ आज इसने स्विंग दिया है, बट एक बहुत अहम पॉइंट पे था। जिस हिसाब से एसबीआई के नंबर्स और के बाद थोड़ा सा कल रिएक्शन आया एसबीआई के बाद, वहीं से स्ट्रक्चर थोड़ा खराब होता हुआ देखने मिला, और आज तो आईसीआईसीआई से कोटक, एचडीएफसी, तीनों में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। स्टॉक बैंक निफ्टी दोनों अपने 200 एंड 220 डेमा के बीच में सरपास कर रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। हमें लग रहा है ये तैयार हो रहा है वापस एक अपस्विंग देने के लिए। इन लेवल्स पे अभी हमारी इंडेक्स पे खरीदारी की सलाह नहीं है, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में। आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। मेरे ख्याल से आज का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए। निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं से आई जा रहा है, भले वो आईटी हो या रिलायंस ने बीच में कंट्रीब्यूट कर दिया था। एफएमसीजी और फार्मा में से भी आज कंट्रीब्यूशन हमने देखा है थोड़ा आते हुए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी का बेटर है, वन शेड बेटर है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर किसी को इंडेक्स में ट्रेड करना ही है तो निफ्टी में तेजी की तरफ ट्रेड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 19,250 का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है निफ्टी में 19,600 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये बार बार चैनल पे बात हो रही है, बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस है, निफ्टी बैंक से ज्यादा बेहतर नजर आता है निफ्टी।
और इस गिरावट में दरअसल खरीदारी करने के मौके आपको निफ्टी में ढूंढने चाहिए, वो आपका गो टू पॉकेट है। तेजी कर रहे हैं तो 250 का स्टॉप लॉस लगाइए, 19,250 का। और तेज भाई साहब 350 के लेवल सही है खरीदने के लिए, इंतजार करूं गिरावट का? और इन लेवल्स पे भी ले सकते हैं आशीष जी। ठीक बात। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है और गुजरात जाना है, सब आपको स्क्रीन पे रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली जा रहा हूं, गुंजन जैन जी स्क्रीन पे। गुंजन मैम हाय, गुड हेलो सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुंजन मैम, कब से जी शेयर बाजार से जुड़े हो आप मैम? करीब 2 साल से सर। कोविड के बाद से 2 साल पहले क्या क्या ट्रिगर बना? मतलब हमेशा से शेयर बाजार में इंटरेस्ट था या कोई और रीजन था आप जो जुड़े? नहीं, पहले एफडी में इन्वेस्ट करती थी तो समझ में आया कि नहीं शेयर में इन्वेस्ट करना बेटर है, इसलिए हमने तो शेयर में पिछले इन्वेस्ट 2 करना साल में स्टार्ट एफडी से ज्यादा रिटर्न बना कि नहीं बना? बना है सर। अरे तो फिर तो सेट है। ये दिल्ली तो बड़ा साफ साफ दिखा रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, ताजा दिल्ली तो ऐसा दिख नहीं रहा ना? नहीं सर, तो वो फॉग नहीं है एक्चुअली, बाहर फॉग जैसा लगता है लेकिन फॉग नहीं है, पॉल्यूटेड है काफी। वो एयर प्यूरिफायर वगैरह यूज नहीं कर रहे आप लोग क्या? क्योंकि दिल्ली में उसके बिना मेरे ख्याल से अब काम होगा नहीं, है ना? हर साल की कहानी हो गई अब तो ये। जी चलिए गुंजन मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास बिरला सॉफ्ट के 70 शेयर्स हैं @ 458, बाद में जिसको मैंने मीन भी किया, लेकिन अभी इसी के लिए पूछ रही हूँ। और अगस्त 21 में लिया था मैंने। बिरला सॉफ्ट लिए हुए हैं, 458 की खरीद, बढ़िया रिटर्न्स हो रहे, तो अब इसमें पूछूं क्या गुंजन मैम? बने रहूं या मुनाफा बांध लूं, ऐसा पूछूं क्या? या और ऐड करने का समय आ गया, ऐसा पूछूं? हाँ जी, बने रह सकते हो, टाइम है, मैं कर सकती हूँ। भाई साहब, भाई बिरला सॉफ्ट सबसे वीकेस्ट खिलाड़ी था आईटी सेक्टर का, पर इक्वली स्ट्रॉन्ग कमबैक करता हुआ। मेरे पास जो माल है उसमें 150 रुपए पर शेयर का गेन हो रहा है। आप होते तो बने रहते, मुनाफा बांध लेते, या और लग रहा है स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ऐड कर डालूं? इस पोजीशन को प्ले कैसे करूं? जी आशीष जी, बिरला सॉफ्ट की अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ द डायर आईटी पैक पिछले 6 महीने में सबसे बेस्ट स्टेलर रिटर्न अगर मैं बोलूं तो बिरला सॉफ्ट ने दिया, और नीचे से एक बहुत अच्छा रनअप दिया है। बट हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इस जोन पे एक बार आकर थोड़ा रेजिस्ट करेगा। 600 जो एक जोन है इसका ऑल टाइम हाई भी है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा, क्योंकि ये जो रैली हुई थी चालू, ये ऑलमोस्ट 300 कि सब लेवल से एक ये रैली चालू हुई है, वहां से 100% का एक रिटर्न दे दिया, जो फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से हमें लगता है कि एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। एक बार यहाँ पे थोड़ा मुनाफा बुक करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि यहाँ पे एक अगर कोई भी गिरावट आती है, अगर ये मुनाफा बुक करके रखेंगे तो कोई भी गिरावट आती है तो उसमें वापस पोजीशन ऐड की जा सकती है। इसलिए यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि नहीं, 35 शेयर जो इनके 70 में से आधे शेयर है वहां पे मुनाफा बुक कर ले, और जो बाकी आधे हैं उसे ट्रेल करते रहे 560 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। बहुत अच्छा मैम। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपके केस में आधे स्टॉक्स में मुनाफा बांध लेते हैं, और जो बचे आधे हैं उन पे 560 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ताकि अगर कहीं नुकसान बढ़ जाए तो अपना बढ़िया प्रॉफिट में बाहर पोजीशन के आ जाए। नीचे के लेवल्स पे शायद फिर से खरीदारी करने के मौके हो, लेकिन इस समय ये स्ट्रैटेजी है, 35 निकाल दीजिए, 35 के लिए 560 का स्टॉप लगाइए। हैदराबाद से शेफाली कपाड़िया जी स्क्रीन पे। शेफाली मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। शेफाली मैम, आपको कितना समय हो गया शेयर बाजार में आए? मेरे को 1.5 ईयर सर। 1.5 साल। और ये 1.5 साल कैसा गया आपका? 1.5 साल। 1.5 साल कैसा गया आपका? पैसा आ रहा है? लेकिन बहुत नहीं, थोड़ा थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। कैसे डिसाइड करते हो स्टॉक आप? खुद अपनी सेल्फ स्टडी या कोई मदद कर रहा है ब्रोकर वगैरह? नहीं, विद अदर्स हेल्प। हस्बैंड है, बेटा है। अरे वाह। और दूसरे फैमिली फ्रेंड्स है। तो ऑल इन द फैमिली मिलकर डिसाइड करते हैं। एफर्ट है। अच्छा शेफाली मैम, पहला सवाल कौन सा? मैंने एसबीआई का शेयर लिए थे 80 शेयर्स एट 560। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो और कितने साल होल्ड कर सकते? कितने दिन हो गए लिए हुए? हाल फिलहाल में लिया था, पहले का पूरा रखा हुआ है? नहीं, पहले का है, 1 ईयर शायद हो गया। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी मूव करूंगा अब, क्योंकि आज इस शो में जेके पेपर के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता साहब भी जुड़ने वाले हैं। भाई शेफाली मैम ने भाई साहब एसबीआई ले लिया है लंबी अवधि के लिए, 560 की खरीद है। सही स्टॉक है क्या लॉन्ग टर्म के लिए?
जी आशीष जी, काफी अच्छा स्टॉक है और जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं क्वार्टरली वो काफी इंप्रेसिव है। इस क्वार्टर के नंबर्स पे थोड़ा जरूर स्टॉक ने रिएक्ट किया, बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि अच्छा भाव है और होल्ड करने की ही सलाह है इस स्टॉक को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 550 का एक एसएल मेंटेन करें, इनके भाव से थोड़ा सा ही नीचे 2% और बने रहे स्टॉक में। हमें लगता है इन्हें 620 और 640 तक के लेवल्स इसी साल में शायद देखने मिल सकते हैं। होल्ड करिए मैम, अच्छे खासे अपसाइड्स इसी साल देखने को मिल जाएंगे। लंबी अवधि तो अपनी जगह, जब वो टारगेट्स भाईती साहब जो कह रहे हैं उसके आसपास आएगा तो अपन रिविजिट करेंगे। नॉट नेसेसरली उधर मुनाफा बांधने की जरूरत पड़े, क्या पता उस समय मूड माहौल कैसा हो रहा होगा बैंक्स को लेकर, एसबीआई को लेकर। रिविजिट करेंगे, लेकिन हमारे लक्ष्य इस समय 620 640 के। होल्ड करिए। गुंजन मैम, अगला सवाल। मेरे पास यस बैंक है सर, 1000 शेयर्स है एट द रेट 18.28। और यस अब बैंक क्यों लिया इसको था? मैं मीन एवरेज करने के लिए और लूं या पर यस बैंक लिया क्यों था? ट्रेडिंग क्या वेडिंग करूं? करने का मन था, या सोचा था ये 18 रुपए मिल रहा है, सस्ते पे मिल रहा है, लंबी अवधि के लिए रख लेती हूँ, क्या क्यों लिया था? नहीं सर, वो बस फंस गए ऐसा लग रहा है। नहीं, अभी तो फंस गए, जब लिया था तब क्यों लिया था? सर था, एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये 30-40 इसके रेंज में जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड था। ऐसा एक्सपेक्टेशन क्यों आया? मतलब किसी ने बताया आपको या आपने सोचा? नहीं, मैंने ही सोचा था सर। नहीं, आप सही सोच रहे हो, हम रिटेल साहब के सब यही सोच रहे हैं। 18 वाला 30 तो हो ही जाएगा, 25 तो हो ही जाएगा। भाई साहब हो क्यों नहीं रहा है यार ये? और करना क्या है 18.25 वाला? हम सब रिटेल हैं इसमें भर भर के। जी आशीष जी, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि अगर स्टॉक मार्केट में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हमें कोई गलत डिसीजन हो गया तो उसके उसके साथ मतलब फ्रेश डिसीजन जो है उसको राइट करने के लिए नहीं लेना चाहिए। तो एवरेजिंग जो लॉस के शेयर्स है या गलत डिसीजन है उसमें नहीं करना चाहिए। हमारी सलाह है, कोई भी पुल बैक आता है यस बैंक में तो इसमें से एग्जिट कर लें। एक्चुअली हम लोग एवरेज जब करते हैं तो हम अपनी कोई गलती शेयर बाजार की सुधार नहीं रहे होते, हम बस उसी गलती में और ऐड कर रहे होते हैं, इस होप में कि आएगी नहीं तो कहीं ना कहीं चलेगा। इससे एग्जिट करना है मैम, मौका देख के। क्विकली एक आखिरी सवाल ले रहा हूं, शिफाली मैम, कौन सा? मेरे को है ना 3 शेयर्स में इन्वेस्ट करना है 5 इयर्स के लिए 3 lakhs। आफ्टर 5 इयर्स डॉटर का मैरिज करना है, तो मेरे को सजेस्ट करिए आप कौन से 3 शेयर्स है जिसमें मैं अच्छे से प्रॉफिट कर सकती हूँ। 3 लाख रुपए 5 साल के लिए डॉटर की मैरिज यस के लिए। या ये तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया है भाईती साहब। बेटी की शादी की बात है, जी कुछ है क्या रडार पे बढ़िया वाला? आशीष जी, 3 शेयर की जगह मैं 2 शेयर और एक ईटीएफ बताऊंगा इन्हें। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हमें लगता है अगर 3 से 5 साल का होराइजन है तो वेल प्लेस्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज इन भाव पे खरीदने के लिए, तो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्हें निवेश करना चाहिए। दूसरा जो है वो इन्फोसिस। अगर मैं आईटी की बात करूं तो हमें लगता है कि अनदर 3 इयर्स में आईटी यहाँ से डबल हो से 3 to 4 इयर्स में इन्फोसिस जैसा शेयर यहाँ से डबल होता हुआ भी देखने मिल सकता है, तो इसमें भी निवेश की सलाह रहेगी। और जो चौथा है वो बैंक बीज, जो बैंक का ईटीएफ है, निफ्टी बैंक का ईटीएफ है, उसमें खरीदारी की सलाह है। ये 440 रुपए के करीब चल रहा है बैंक बीज। हमें लगता है कि 5 इयर्स का अगर इनका होराइजन है तो बैंक इनके पोर्टफोलियो में जरूर रहना चाहिए, और उसे बेस्ट वे है बैंक बीज के थ्रू ट्रेड या इन्वेस्ट करने का, तो उसमें भी खरीदारी की सलाह है। 440 के करीब चल रहा है, इसमें भी पोजीशन इन्हें बनाई जा सकती है। बढ़िया, एकदम सेफ्टी वाले बढ़िया पेडिग्री के आइडियाज बैती साहब आपके लिए ले आए। समय ज्यादा नहीं है अपने हाथ में, बाय द वे ध्यान रखिएगा। 5 साल में आप अभी तक कुछ आई एम श्योर तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव जाना नहीं है और बहुत ज्यादा होप भी नहीं लगाने। एक 15% का सीएजीआर भी मिलता है तो मेरा 3 लाख कितना होगा? 4,16,00,000 4,20,000। बाकी किस्मत जितना ऊपर का दे अलग कहानी। पर अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं? कोई रिलायंस, कोई इन्फोसिस, कोई निफ्टी बैंक का बीज, ये 3 ले लीजिए आप। और रिलायंस की चर्चा हो गई तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक बार किसी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बातचीत कर लीजिएगा। इस नोट पर गुंजन मैम, शिफाली मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। आई एम होपिंग आपको बढ़िया तरीके से बैती साहब ने सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर दी होंगी। थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ गया होगा शेयर बाजार में अपनी पोजीशंस को लेकर, और बैती साहब ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। अच्छा, रश्मिता मैम गुजरात से जुड़ने वाली थी, उनका लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आज समय भी नहीं था मेरे पास, मैनेजमेंट जुड़ने वाला है।
तो ठीक ही हुआ, किसी और दिन रश्मिता मैम से बातचीत कर लेंगे। भाई साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार दिखाइए अगर जेके पेपर का मैनेजमेंट रेडी हो तो हम एएस मेहता साहब उनसे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। बाद आपका स्वागत है और सीधे दिखाइए जेके पेपर का स्टॉक स्क्रीन। रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स पे बातचीत करने के लिए अब इस कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता साहब जुड़ते हुए। मेहता साहब नमस्ते, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मेहता साहब अच्छा नंबर्स प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। आय साल दर साल 0.4% बढ़ी, इबीटा 25% गिरा। मेहता साहब फीके नंबर्स, देश की दिग्गज पेपर कंपनी और थोड़ा सा मामला गड़बड़ा है इस क्वार्टर में। क्या दिक्कत है मेहता साहब इस क्वार्टर की? और अगर इस तरह का जो 0.4% इसमें किस तरह का वॉल्यूम ब्रेकअप, वॉल्यूम ऑफ प्राइस क्या ब्रेकअप क्या कहता है? देखिए आशीष, मैं कहूंगा कि रिजल्ट कुछ गड़बड़ाए नहीं है, रिजल्ट अच्छे हैं। बड़ा मतलब फीके फीके से लग रहे हैं। मैं इस वजह से कहता हूं कि देखिए वॉल्यूम की ग्रोथ जरूर इसमें ज्यादा नहीं है, 1% वॉल्यूम ग्रोथ है, बाकी प्राइस ड्रॉप है। एनएसआर में ड्रॉप हुआ है, कोटेड पेपर के प्राइस ड्रॉप हुए हैं, पैकेजिंग बोर्ड के प्राइस ड्रॉप हुए हैं, अनकोटेड पेपर के प्राइस मोर और लेस सेम लेवल पर रहे हैं, रादर थोड़ा सा प्लस ही साइड रहे होंगे। लेकिन सब्सटेंशियल ड्रॉप पैकेजिंग बोर्ड और कोटेड पेपर के प्राइस रहे हैं। और वो सब्सटेंशियल ड्रॉप मैं उस तरह से भी कहूंगा कि लास्ट ईयर इस क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में, आप अगले क्वार्टर में भी यही देखेंगे कि पिछले साल ये 2 क्वार्टर एक्सेप्शनल क्वार्टर थे, जिसमें ग्लोबल पल्प के प्राइस बहुत ज्यादा थे, ग्लोबल पेपर के प्राइस बहुत ज्यादा थे, तो इंडिया में भी पेपर के प्राइस बहुत ज्यादा हुए, तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी भी एक्सेप्शनल रही। उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल नहीं है, और अभी जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं ये एक डिसेंट प्रॉफिट है और ये सस्टेनेबल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट के ऊपर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कंपनीज के देखते हैं तो बहुत अच्छा हेल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसलिए आप कह रहे हो मेहता सर वो एबरेशन था, ये हम नॉर्मलाइजेशन के फेज में आ गए। यस यस। और ये जो पेपर के प्राइसेस गिरे, पैकेजिंग वगैरह की जो आप कह रहे हो, ये डिमांड साइड का तो इशू नहीं है ना? देखिए थोड़ा डिमांड, मैं ये कहूंगा कि बहुत हल्का सा डिमांड का इशू हमेशा इस क्वार्टर में रहता है, क्योंकि क्वार्टर 2 जो होता है वो बहुत हेल्दी क्वार्टर नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जुलाई और अगस्त के जो महीने होते हैं, उस महीनों में प्रिंटिंग नहीं होती है, फेस्टिवल सीजन का कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है। वो बेनिफिट मिलना शुरू होता है लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर से, और अक्टूबर नवंबर में रियल फेस्टिवल सीजन का एडवांटेज आता है पैकेजिंग बोर्ड में, और क्वार्टर 3 से इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है डिमांड में, विच वी सी नाउ। Q2 एक नॉर्मल क्वार्टर होता है तो कोई बहुत अच्छी हेल्दी डिमांड नहीं होती, लेकिन Q2 से डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसको अगर आंकड़ों में रखूं, हमारा कैलकुलेशन कहता है 33% के बीटा मार्जिन थे पिछले साल इसी क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 30% थे और इस बार वो रिड्यूस होकर 25% पे आ गए। अगर हालात सुधरने हैं सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में तो मार्जिन की ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी? वो 30% प्लस के लेवल्स एक्सपेक्ट करूं आने वाले 1-2 क्वार्टर में पहुंच रहे हैं हम लोग? देखिए 30% मार्जिन कभी नहीं आएगा, वो एबरेशन था, अब नहीं लौटेगा। 30% मार्जिन एक एक्सेप्शन था। अच्छा, 33%, 34% वाज एन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन कभी कभार इंडस्ट्री के साइकिल में 10 साल, 15 साल, 5 साल में कभी कभार आता है, तो इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए। अभी जो एबिटा मार्जिन है, देखिए इसका एक दूसरा और रीजन आप समझिए कि जब आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं तो कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल पेपर के साथ साथ पैकेजिंग बोर्ड एक सब साइजेबल वॉल्यूम है, अब कोरुगेशन बिजनेस भी एक अच्छा वॉल्यूम है, तो कोरुगेशन बिजनेस और पैकेजिंग में एबिटा परसेंटेजेस पेपर की तरह नहीं रहते हैं। पेपर का एबिटा परसेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, एंड कोरुगेशन बिजनेस का एबिटा परसेंट तो बिजनेस साथ में बड़े होंगे, थोड़ा सा और नॉर्मलाइजेशन होता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस कंपनी ने वैसे एक यूटिलिटी पैकेजिंग कंपनी भी 89 करोड़ रुपीस में एक्वायर करी है, वो किसी और दिन, आज मैंने कहा था नंबर्स पे डिस्कस करेंगे। मेहता सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास सीबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।